नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द अकाउंट्स गुरुजी पर। मैं हूं आनंद, आप हैं मेरे साथ। आज एक ऐसे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे जो अभी 2023 इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के होते हैं, जिनमें से आपको सही सही 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करके आप उसको सही इंडिकेट कर सकते हैं। तो 100 क्वेश्चंस होता है और 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन का सही जवाब देना अनिवार्य होता है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर आपको 50 उत्तर जो होंगे, पहले 50 उन्हीं का मूल्यांकन किया जाएगा और प्रत्येक जो भी वो प्रत्येक प्रश्न जो होंगे उसके 1 अंक निर्धारित हैं। सही उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे OMR शीट पर। ठीक है, तो जल्दी से टाइम बिना गंवाए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। मृत व्यक्तियों के इच्छा से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन जो है ये है, आपको जो मृत व्यक्ति के इच्छा से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं, तो ये वसीयत कहते हैं। मृत व्यक्ति से प्राप्त जो संपत्ति होता है उसको वसीयत कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, उपभोगजन्य मदों की बिक्री से प्राप्ति को माना जाता है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति। तो ए और बी दोनों इसका होगा, पूंजीगत और आयगत दोनों प्राप्ति होता है उपभोगजन्य मदों की बिक्री से। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। तो पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां जो है सो स्थिति विवरण बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न में से कौन सा आय नहीं है? निम्न में से कौन सा आय नहीं है? चंदा, दान, टिकट की बिक्री, प्रदत्त निधि। प्रदत्त निधि जो होता है ये आय नहीं होता है। ठीक, विनियोग पर प्राप्त ब्याज, इन्वेस्टमेंट जो है उस पर प्राप्त ब्याज जो होता है वो आपको क्या होगा? विनियोग पर प्राप्त ब्याज जो है वो आय होता है, इनकम होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट जो होता है वो आय होता है। चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा आय व्यय खाते में लिखा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आय व्यय खाते में लिखा जाता है? तो सामग्री का क्रय, सामग्री का विक्रय, सामग्री का स्टॉक, ए और बी दोनों। तो स्टॉक को तो आप रिसिप्ट पेमेंट में नहीं दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो ए और बी इसमें होगा। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। सरकार से प्राप्त अनुदान होता है पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ होता है, संपत्ति को सेल करेंगे उससे होने वाला लाभ जो होगा वो आय कहलाएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का प्रारंभिक शेष जो होता है वो क्या होता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट पेमेंट जो अकाउंट होता है, खाता जो होता है उसके प्रारंभिक शेष हाथ में रोकर, बैंक में रोकर, अधिविकर्ष, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। वसीयत जो होता है, लिगेसी, वो क्या होता है? वसीयत क्या है? वसीयत जो है वो क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। साझेदार की मृत्यु पर फर्म के लाभ हानि की गणना की जाती है मृत्यु तिथि पर। ठीक है, 11 का जो है सो बी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 देखते हैं। एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य के एक हिस्से को निम्न पूंजी खाते में जमा किया जाता है, केवल मृत्यु खाते के अकाउंट में जमा किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक, चलते हैं आगे। मृत साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है। मृत साझेदार जो होता है उसका देय राशि चुकाया जाता है उसके निस्तारक को। ठीक है, सी होगा 13 का सी। ठीक है, बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से आशय है। क्वेश्चन नंबर 14 का, बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से आशय है जो पॉलिसी के देय होने पर प्राप्त हो।
ठीक है, जो पॉलिसी के देय होने पर प्राप्त हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग जल्दी से। साझेदारी समापन के तरीके होते हैं, कितना तरीका होता है? तो देखिए, आपसी सहमति द्वारा किया जा सकता है, अनिवार्य समापन भी हो सकता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन के साथ, न्यायालय के आदेश के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। आप इन तीनों में से किसी के द्वारा भी साझेदारी समापन कर सकते हैं। साझेदारी फर्म के समापन का अर्थ क्या होता है? साझेदारी फर्म के समापन का अर्थ होता है ए और बी दोनों, ठीक है, फर्म के व्यवसाय का समापन और संपत्ति एवं व्यवसायिक दायित्व के निपटारा भी होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं 17 नंबर पे। फर्म की संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि सर्वप्रथम भुगतान की जाती है फर्म के लेनदार को, ठीक है। क्रेडिटर जो होता है उसका पेमेंट सबसे पहले किया जाता है। पुराने साझेदार का त्याग बराबर होता है इसका आप पुराने साझेदार का जो त्याग होगा वो नया और पुराना दोनों अनुपात में होता है, ठीक है। तो 18 का बी आंसर है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्म के समापन पर संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को लिखा जाता है। फर्म का जो समापन होता है, फर्म के समापन पर संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि को लिखा जाता है वसूली खाते के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है फर्म के समापन पर संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि, ठीक है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्म के समापन पर ख्याति हस्तांतरित की जाती है, ठीक है, इसका वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर है। OMR शीट में डी को हम लोग कलर करेंगे, घसेंगे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक साझेदार ना लिखे हुए दायित्वों को ले लेता है तब उसका पूंजी खाता क्या हो जाता है? तब उसका पूंजी खाता जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक। साझेदारी फर्म के समापन पर कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। साझेदारी पार्टनरशिप जो डिसोल्यूशन होगा तो कृत्रिम संपत्ति का हस्तांतरण कहाँ किया जाएगा? ये आपका जो है सो वसूली खाते के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। समापन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में दिखाया जाता है? समापन व्यय जो होता है उसको वसूली खाते के किस पक्ष में दिखाया जाता है? तो डेबिट भाग में दिखाया जाता है समापन के व्यय के वसूली खाते में, ठीक है। उसके बाद फर्म के विघटन, अगला क्वेश्चन है 24। फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में दिखाया जाता है? तो यहाँ भी आपको ये डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। जो लेनदारों के भुगतान को लिखा जाता है कहाँ पे? लेनदारों के भुगतान को लिखा जाता है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो वसूली खाते के डेबिट साइड में लिखा जाएगा लेनदार के भुगतान को जो हम उसका करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 26 नंबर क्वेश्चन है। फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। फर्म के विघटन पर साझेदारी खाते बंद किए जाते हैं किसके माध्यम से? तो बैंक खाते के माध्यम से ये बंद किया जाता है। एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण का हस्तांतरण किया जाता है। आप एक साझेदारी फर्म का जो समापन होता है उस दशा में जो आपको प्रोविज़न होता है डाउटफुल डेब्ट्स का, वो हस्तांतरण कैसे होता है? तो वसूली खाते के माध्यम से उसका किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर है। तो इसको हम लोग OMR शीट में बी को कलर करेंगे अच्छे से। साझेदार को वसूली खाते के बदले दिया जाने वाला कमीशन उसके पूंजी खाते के किस भाग में लिखा जाता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे जो 28 नंबर क्वेश्चन जो है तो इसमें डेबिट और क्रेडिट, तो ये डेबिट साइड में इसको लिखा जाएगा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। संपत्तियों के खाते बंद करने पर उन्हें किया जाता है। संपत्ति का जो खाता बंद होगा तो क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। संपत्तियों को वसूली खाते
में हस्तांतरित किया जाता है। कहाँ पे? तो पुस्तक मूल्य पर। ठीक है, किस मूल्य पर? पुस्तक मूल्य पर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वसूली के समय यदि दायित्व के संबंध में कुछ ना कहा गया हो तो उसका भुगतान किया जाता है। किस पर किया जाएगा उसका? तो उसका भी भुगतान किया जाएगा। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे हिसाब से पुस्तक मूल्य पर होगा। ठीक है, यह भी यह भी पुस्तक मूल्य पर किया जाएगा। ठीक, 31 का आपको ए होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। चिट्ठे में बैलेंस शीट में दिखाई गई हानि को बांटा जाता है। आपको ये कैसे बांटा जाएगा? तो साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में। ठीक है, हानि को भी उसी अनुपात में बांटेंगे जो लाभ के अनुपात में बांटा जाएगा। लाभ को जैसे बांटेंगे वो वैसा ही हानि में भी दोनों पार्टनर या भी जितने भी पार्टनर होंगे उनके बीच में वो होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि का वहन करते हैं। साझेदार के प्रवेश के समय मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं पुराने साझेदार, नए साझेदार, सभी साझेदार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा वो पुराने साझेदार के हिसाब से होगा 33 का। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। जब एक नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। कहाँ पे? 34 नंबर क्वेश्चन जो है उसका क्या होगा? तो नए साझेदार के खाते में डेबिट किया जाता है। 34 का जो है सो ए 34 का बी होगा और इसको कलर करेंगे हम लोग ओएमआर शीट में। 35 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। संचित हानि बांटी जाती है। संचित हानि जो होता है एक्यूमुलेटेड लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया जाता है? पुराने साझेदार में, नए साझेदार में। तो पुराने साझेदार में जो है सो ये बांटा जाता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते की लाभ हानि बांटी जाती है। पुनर्मूल्यांकन खाते की लाभ हानि बांटी जो जाती है वो कहाँ? तो पुराने साझेदार में ही पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ हानि को बांटा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। साझेदारी फर्म में साख जो होता है गुडविल, उसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है? साझेदारी फर्म के साख का व्यवहार किया जाता है क्या चीज़ के अनुसार से? तो AS3 के अनुसार से किया जाता है। साझेदार के अवकाश ग्रहण के कारण क्या क्या हो सकते हैं? किस कारण से अगर वो अवकाश ग्रहण करता है तो क्या क्या हो सकता है? लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा। अगर कोई पार्टनर निकलता है पार्टनरशिप में तो क्या होगा? उसके रेशियो में बदलाव होगा, साख का मूल्यांकन होगा, संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होगा। तो सारे चीज़ को करना पड़ेगा अगर कोई साझेदार अगर उसमें से बाहर होता है। ठीक है, तो इसका जो है सो 38 का आपको डी होगा। ठीक है, तो डी को हम लोग टिक करते हैं और ओएमआर शीट में टिक नहीं करना है, वहाँ पे कलर करना है, रंगना है, घसना है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? तो अधिकृत पूंजी जो होता है वो पंजीकृत कंपनी का पंजीकृत पूंजी होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग देखते हैं। जो यदि अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि जब्त की गई राशि से कम हो तो लाभ हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, यदि अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि जब्त की गई राशि से कम हो तो लाभ हस्तांतरित किया जाता है। पूंजी संचय खाते, आयगत संचय खाते, लाभ हानि खाते, इनमें से कोई नहीं। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इसको हम लोग करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। अंशों के आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि समायोजित की जा सकती है। अंशों के आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि समायोजित की जाती है। आवेदन के साथ, प्रथम याचना के साथ, द्वितीय याचना के साथ, उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी होगा। 41 का जो आंसर है वो डी होगा, वो उपरोक्त में से सभी। कंपनी के दायित्व में जोड़ी जाने वाली पूंजी कहलाती है। कंपनी का जो लायबिलिटी होता है उसमें जोड़ा जाने वाला जो पूंजी होता है वो प्रार्थित पूंजी होता है। ठीक है,
प्रार्थित पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, ठीक है। अंशों का निर्गमन किया जाता है, अंशों का जो निर्गमन है वो किया जाता है, ए और सी दोनों होगा, ठीक है। यहाँ 43 का जो है आंसर वो डी होगा, ठीक है। 44 देखते हैं हम लोग जल्दी से। ऋण पत्र आवेदन खाते की प्रकृति है। ऋण पत्र जो है वो किस प्रकार का खाता, किस प्रकार का है, वो वास्तविक खाता है, व्यक्तिगत खाता है, नाम मात्र खाता है और व्यक्तिगत खाता है। यानी वास्तविक हो गया रियल, व्यक्तिगत हो गया पर्सनल, नाम मात्र हो गया नॉमिनल और व्यक्तिगत हो गया इम्पर्सनल। तो ऋण पत्र जो होता है डिवेंचर अकाउंट वो व्यक्तिगत खाता होता है, ठीक है। तो 44 का व्यक्तिगत खाता करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है यदि इसका अपलेखन 12 माह के अंदर किया जाना है, ठीक है। तो इसका आपको अस्थायी संपत्ति के हिसाब से होगा। अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति, चालू दायित्व, अस्थायी संपत्ति। तो ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है यदि इसका अपलेखन 12 माह के अंदर जो है सो किया जाना है, तो अस्थायी संपत्ति के हिसाब से होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है। ऋण पत्र को मिलता है, ऋण पत्र जो होता है डिबेंचर, डिबेंचर पे क्या मिलेगा, तो डिबेंचर पे मिलता है क्या, ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक। 47 क्वेश्चन को देखते हैं। ऋण पत्र शोधन प्रीमियम है संपत्ति का, दायित्व का, पूंजीगत खर्च का, आगमन का, तो पूंजीगत खर्च का 47 होगा। 47 का सी होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं जल्दी से। अभिदान के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस जो होता है, अभिदान के प्रकार वो क्या हैं, वो अतिरिक्त अभिदान है, कम अभिदान है, पूर्ण अभिदान है, ये डी, ये सभी, तो ये सभी होगा इसका डी आंसर है 48 का। 49 अंशों का आवंटन कंपनी अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। 39 जो है वो शेयर अलॉटमेंट है, तो इसके अंतर्गत होता है, ठीक है ना। और 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि आवेदन पर प्राप्ति अतिरिक्त राशि 15 दिन के अंदर नहीं लौटाइएगा तो ऐसे केस में आपको कितना % ब्याज देना पड़ेगा, तो आप पढ़े होंगे 12% ब्याज इस पर देना पड़ता है। अगर आप 15 दिन के अंदर एक्सेस सब्सक्रिप्शन जो होगा शेयर का, वो अगर एक्सेस हो जाता है और आप अलॉट नहीं कर पाते हैं, शेयर आर नॉट अलॉटेड, तो वैसे केस में आपको 15 दिन के अंदर पैसा रिटर्न करना है, अदरवाइज 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह जो एग्ज़ाम है कॉमर्स का, जिसमें अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट का ये क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया है। इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना अनिवार्य है। 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आप बनाते हैं तो प्रारंभिक जो 50 काउंट होगा वो आपका काउंटेबल होगा, उसी पर नंबर होगा। तो 100 का 100 टिक नहीं करना है, आपको 50 लगाना है और 50 का आंसर देना अनिवार्य है। तो हमने अभी इस जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है उसमें से आपको 50 क्वेश्चंस और उसके साथ आंसर मैंने कराया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो 50 क्वेश्चंस हैं और भी नए नए जो सेट हैं उन सारे का मैं प्रैक्टिस आपको बहुत जल्द कराऊंगा। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है सो 10 तारीख से 10 तारीख को अकाउंटेंसी का इसी महीने जो अभी चल रहा है फरवरी 2023 इसी महीने में है। तो मैं जल्दी प्रयास करूंगा वीडियो लाने का इस पर। अभी आपको 50 क्वेश्चन करवाया हूं, आप इसको देखिए, तब तक हम दूसरा भी लाने का प्रयास करेंगे 50 और जो भी मॉडल सेट बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है क्वेश्चन और आंसर के साथ। तो हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने कलीग साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल जाए और वो चलते फिरते कूदते अपने मोबाइल को ये वीडियो को देख करके अपना टाइम को वेस्ट नहीं करते हो, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है और जल्दी से वो अपना सारा तैयारी कर लेंगे। और बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ जो मॉडल पेपर होता है उसमें से अधिकांश आपको
टकरा ही जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। OMR शीट को अगर आप अच्छे से भरिएगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और हम OMR शीट पर अपना एक वीडियो पहले बनाए हैं जो आपको कैसे भरना है, क्या करना है, तो हमारे आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे इसी मॉडल सेट के अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।